नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दुनिया का सबसे शातिर ठग और बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोबराज 19 साल तक काठमांडू की जेल में रहने के बाद आखिरकार अब रिहा होने जा रहा है। 2 विदेशी सैलानियों के कत्ल के इल्जाम में चार्ल्स शोबराज को 2004 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नेपाल में उम्र कैद 20 साल की होती है, मगर चार्ल्स शोबराज की उम्र और सेहत को देखते हुए अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसे 1 साल पहले ही रिहा करने का आदेश दिया है। चार्ल्स शोबराज को नेपाल से फ्रांस डिपोर्ट किया जाएगा। वो जो जीते जी जुर्म की दुनिया का छलावा बन गया, वो जिसे दुनिया बिकिनी किलर के नाम से जानने लगी, वो जिसकी शातिर दिमागी ने उसे द सरपेंट यानी सांप का नाम दिया, वो जिसके सिर पर 20 से ज्यादा कत्ल का इल्जाम है, वो जो दुनिया के 9 मुल्कों की पुलिस के लिए सालों साल सिर दर्द बना रहा है, अब वो आजाद होने जा रहा है। आखिरी बार 2 अमेरिकी लड़कियों के कत्ल के जुर्म में नेपाल की जेल में बंद दुनिया का सबसे बड़ा या यूं कहें कि सबसे विवादित अपराधी और सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज अब पूरे 19 साल बाद खुली हवा में सांस लेने जा रहा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा पूरी होने के 1 साल पहले ही उसके अच्छे चाल चलन और बढ़ती उम्र को देखते हुए उसे जेल से रिहा करने का हुक्म दिया है और साथ ही हुक्म दिया है उसे जेल से निकलने के 15 दिनों के अंदर फ्रांस डिपोर्ट करने का। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की जज सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने 78 साल के शोबराज की एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये कहा कि उसे जेल में लगातार बंद रखना मानवाधिकारों के मुताबिक नहीं है। चार्ल्स को आखिरी बार नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक कसिनो से 2003 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि तब नेपाल पुलिस ने उसके खिलाफ 28 साल पुराने एक केस को दोबारा खोला था, जिसमें उस पर फर्जी पासपोर्ट से सफर करने के साथ साथ एक अमेरिकी और एक कैनेडियन लड़की के कत्ल का इल्जाम था और इसी इल्जाम में उसे साल 2004 में 20 साल की सजा सुनाई गई। वैसे तो चार्ल्स की पूरी जिंदगी ही एक से बढ़कर एक कहानियों से भरी रही, जिसमें जुर्म की खौफनाक वारदातों को अंजाम देने से लेकर कायदे कानून का मजाक बना डालने तक के बेशुमार किस्से शामिल हैं। लेकिन आखिरी बार यानी पिछले साल 2021 में उसने तब पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी, जब उसने नेपाल की जेल में बंद रहते हुए ही विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे दिया था। चार्ल्स शोबराज की जिंदगी की तिलस्मी कहानी आपको तफसील से सुनाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर चार्ल्स शोबराज की गिनती इस दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में क्यों होती है। चार्ल्स पर सन 1972 में थाईलैंड में 5 लड़कियों के कत्ल का इल्जाम लगा, जिसके बाद उसका नाम बिकिनी किलर पड़ गया। वहां के कानून के मुताबिक इतने कत्ल के बाद चार्ल्स को फांसी की सजा मिलनी लगभग तय थी, लेकिन वहां के कानून में एक शर्त यह भी थी कि ये सजा 20 सालों के अंदर ही मिलनी चाहिए थी और कानून की इसी शर्त को चार्ल्स ने अपनी जिंदगी का हथियार बना लिया।
चार्ल्स अब किसी भी कीमत पर थाईलैंड पुलिस की जद में नहीं आना चाहता था। इसके बाद वो सीधे 1976 में भारत में पकड़ा गया। यहां उस पर कुछ फ्रेंच टूरिस्ट को नशीली चीज खिलाकर लूटपाट करने का इल्जाम लगा। गिरफ्तारी के बाद उसे देश के सबसे सुरक्षित जेल यानी दिल्ली के तिहाड़ में रखा गया। इसी जुर्म में उसे सजा भी हुई और सजा के बाद उसे 1986 में छूट जाना था। लेकिन चार्ल्स ने एक बार फिर अपना दिमाग दौड़ाया। चूंकि छूटने के बाद उसे थाईलैंड डिपोर्ट कर दिए जाने का खतरा था, जहां उसे मौत की सजा मिल सकती थी। इसीलिए उसने अपनी सजा खत्म होने से पहले ही जेल तोड़कर भागने का फैसला कर लिया। उसने तिहाड़ में अपनी बर्थडे का ड्रामा कर अंदर मौजूद कैदियों, संतरियों और अफसरों को जमकर नशीली मिठाई खिलाई और फिर जेल का दरवाजा खोलकर बड़े आराम से बाहर निकल गया। और तो और बाहर आने के बाद उसने खुद अपनी तस्वीरें भी क्लिक करवाई और फिर मौज मस्ती करने गोवा चला गया। कहते हैं इसके बाद उसने खुद ही फोन कर पुलिस को अपनी लोकेशन बता दी और कुछ इसी तरह दोबारा गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद उसे फिर से जेल तोड़ने के जुर्म में सजा हो गई और इस बार उसकी सजा 1996 में पूरी हुई। यानी अब वो थाईलैंड के कानून और वहां मिलने वाली सजाए मौत के डर से आजाद हो चुका था। इसके बाद 1996 में ही भारत से डिपोर्ट कर उसे फ्रांस भेज दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। इस बार चार्ल्स नेपाल में किए गए जुर्म के इल्जामों में साल 2003 में काठमांडू में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर तब से लेकर अब तक वहां की जेल में ही रह रहा है। चार्ल्स का जन्म 1944 को वियतनाम में हुआ था। उसकी मां वियतनाम मूल की थी, जबकि पिता भारतीय मूल के। कहते हैं कि उनके माता पिता ने शादी नहीं की थी। बाद में चार्ल्स की मां वियतनाम में एक फ्रेंच फौजी से मिली, जिसने उसकी मां के साथ साथ चार्ल्स को भी अपना लिया और इस तरह चार्ल्स को फ्रांस की नागरिकता मिल गई। लेकिन कम उम्र में ही यानी साल 1963 में चोरी के जुर्म में चार्ल्स को पहली बार फ्रांस के पोइसी जेल में बंद होना पड़ा और यहीं से जुर्म की दुनिया में उसकी ऐसी एंट्री हुई कि फिर वो कभी दोबारा वापस ही नहीं लौट सका। कहते हैं कि चार्ल्स ने साल 1975 में थाईलैंड में पहली हत्या की। उसने 1975 में एक टूरिस्ट की स्विमिंग पूल में जान ले ली। 70 के दशक में ही उसने साउथ ईस्ट एशिया में 12 पर्यटकों की हत्या कर दी। इनका कत्ल कभी पानी में डुबोकर, गला घोंटकर, चाकू मारकर और कभी जिंदा जलाकर किया गया। चार्ल्स के बारे में कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व शुरू से ही काफी आकर्षक था और वो लड़कियों को आसानी से अपने झांसे में ले लेता था। इसके बाद वो ऐसी लड़कियों से लूटपाट करता और फिर उनकी जान लेकर फरार हो जाता। चूंकि उसके निशाने पर अक्सर टूरिस्ट लड़कियां होती, जिनकी जान वो समंदर के किनारे या स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द लिया करता था। कुछ इसी वजह से उसका नाम बिकिनी किलर पड़ गया। 70 के दशक में चार्ल्स ने भारत में जुर्म की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। उसने चोरी की कारों की खरीद फरोख्त का धंधा शुरू किया और महंगे और आलीशान कारों के बहाने वो अमीर लोगों के करीब आने की कोशिश करने लगा। इसके बाद उसने दिल्ली के 5 स्टार होटल अशोका में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया। तब तो वो भागने में कामयाब रहा, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जेल में डाल दिया गया। इसके बाद जब वो जेल से छूटा तो उस पर एक साथ 22 फ्रेंच टूरिस्ट को नशीली चीज खिलाकर उनके साथ लूटपाट करने का आरोप लगा। इसी बीच वो जेल में रहा और जेल से भागने में भी कामयाब हुआ। चार्ल्स कितना खतरनाक अपराधी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक वक्त पर भारत के अलावा नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और टर्की समेत
करीब 9 देशों की पुलिस को उसका इंतजार था। नेपाल की जेल में सजा काटते हुए ही चार्ल्स ने खुद से कई साल छोटी उम्र की एक लड़की निहिता विश्वास से शादी कर ली। ये चार्ल्स के वकील की बेटी थी। हालांकि ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और दोनों अलग हो गए। बहरहाल फिलहाल नेपाल में जेल प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है, लेकिन चार्ल्स ने अपनी रिहाई से पहले ही डिपोर्ट होने तक काठमांडू के हयात होटल में कमरा बुक करा लिया। उसने यहां अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को नेपाल आने के लिए मैसेज भी भेजा। इसके अलावा शोभराज ने कुछ विदेशी पत्रकारों और उन पर किताब लिख चुके लेखकों को भी काठमांडू बुला लिया। सभी के वहां ठहरने का इंतजाम किया गया। चार्ल्स पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं। हाल ही में चार्ल्स पर एक वेब सीरीज भी रिलीज हुई थी जो काफी चर्चे में रही। सुजीत कुमार झा और मुनीश पांडे के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक। तिहाड़ के पूर्व जेलर यानी डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया गया। यह वही संदीप गोयल है जिन्हें कुछ वक्त पहले ही तिहाड़ के डीजी पद से हटाया गया था। अगर संदीप गोयल पर लगे इल्जाम सही पाए गए तो बहुत मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें कि तिहाड़ में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने यह इल्जाम लगाया है कि उसने संदीप गोयल को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी है। पहले डीजी की कुर्सी से हटाए गए और अब सस्पेंड भी कर दिए गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल को आखिरकार सुकेश चंद्रशेखर के लगाए इल्जाम और जेल में बंद सत्येंद्र जैन की तथाकथित खातिरदारी की कीमत चुकानी पड़ गई। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुधवार को उन्हें सस्पेंड कर दिया। खास बात यह है कि उनके खिलाफ खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी की बनाई एक कमेटी ने जांच की और अब उन्हें उसी जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड किया गया है। ऐसे में इस बात की आशंका गहरा गई है कि कमेटी को अपनी जांच में गोयल के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिला है जिसके बाद एलजी ने ये फैसला लिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब आने वाले दिनों में गोयल के हिस्से में क्या लिखा है। अभी तो बात विभागीय कार्रवाई तक ही है, लेकिन क्या अब गोयल के खिलाफ इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? असल में गोयल के खिलाफ तिहाड़ जेल में बंद महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने सनसनीखेज इल्जाम लगाए थे। सुकेश ने कहा था कि मंडोली जेल में अपनी सुरक्षा के लिए उसने संदीप गोयल को 12.5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन ये तो सिर्फ एक इल्जाम था। गोयल पर जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जेल में खास सुविधाएं मुहैया कराने का भी आरोप था। इसी मामले में पहले 14 नवंबर को जेल नंबर 7 के सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार को सस्पेंड किया गया और फिर 22 दिसंबर को संदीप गोयल का जेल से ट्रांसफर कर दिया गया। इन कार्रवाइयों के बीच एक के बाद एक तिहाड़ जेल के कई वीडियोज सामने आ गए, जिसमें सत्येंद्र जैन कथित तौर पर जेल में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते नजर आए। हालांकि इस मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल भी चलता है, लेकिन इसी बीच अब तिहाड़ के पूर्व डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड किए जाने का ये ऑर्डर आ गया है। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर तमाम आरोप लगाए थे। शुरुआत में उनका ट्रांसफर किया गया और अब जाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना को दिल्ली पुलिस के इतिहास में याद रखा जाएगा कि जब एक सीनियर आईपीएस अफसर को इस तरह से सस्पेंड कर दिया गया हो। दरअसल ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब आईपीएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हो, खासकर एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों पर। लेकिन इतने सीनियर अधिकारी को इस तरह से हटाने की घटना शायद ही हुई हो। कैमरामैन विनोद और अरविंद ओझा के साथ चिराग गुठी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetech.in पर।